हेलो एंड वेलकम फ्रेंड, मैं हूं मुजफ्फर चौधरी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल परफेक्ट क्रिएशन। दोस्तों, इस वक्त इंडिया से एक बहुत ही हमारे अच्छे दोस्त हैं, बहुत ही ये इंटेलेक्चुअल हैं, माशाल्लाह बहुत इनकी रिसर्च है। ये अपना तारुफ खुद कराएंगे। इसके बाद में इनसे हम आज कश्मीर के बारे में पूछेंगे कि पाकिस्तान के अंदर एक आम तासुर यही पाया जाता है कि इंडिया ने पाकिस्तान की जो कश्मीर है उसके ऊपर कब्जा किया हुआ है। तो असल में हकीकत क्या है, उसके पीछे क्या पस मंजर है इसका सारा, तो हम इनसे जानेंगे और ये हमें विद प्रूफ हमें बताएंगे कि इसके पीछे असल कहानी क्या है और हमसे ये असल जो चीजें हैं वो क्यों छुपाई जाती हैं। तो पहले इनका तारुफ कर लेते हैं। जी सर, जरा अपना तारुफ कराइए और उसके बाद में हमें कश्मीर के बारे में बताइए। नमस्कार सर, मेरा नाम मंगल दास है। मैं एक असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। वैसे तो मैं टेक्नोलॉजी डोमेन में काम करता हूँ, इंजीनियरिंग में। मेरा रिसर्च फील्ड न्यूरोमॉर्फिक इंजीनियरिंग है, लेकिन मैं अपनी दिलचस्पी की वजह से हिस्ट्री भी पढ़ता हूँ, इतिहास जिसको हम बोलते हैं। तो उसी दिलचस्पी की वजह से मैं आपके पाकिस्तान के वीडियोस वगैरह भी देखता रहता हूँ। तो मीनवाइल ड्यूरिंग दैट डिस्कशन, उन डिस्कशंस के दौरान मैंने हिस्ट्री पढ़ना शुरू किया और उसमें मेरी दिलचस्पी आ गई। तो मैं हिस्ट्री पढ़ता हूँ फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ फैक्ट्स। जैसा जो हुआ है वैसा ही बताना चाहिए। तो जो भी डिस्कशन आप कर सकते हैं, आप स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि जो पाकिस्तान का एक मौक़िफ़ है, जो कहा जाता है कि जी कश्मीर के ऊपर जो इंडिया ने उधर कब्ज़ा किया है उसको मकबूज़ा कश्मीर भी बोला जाता है और ये कहा जाता है कि जी यूनाइटेड नेशन की जो करारदाद है उसके मुताबिक इसको हल करना चाहिए। हर पाकिस्तानी की मुँह से यही शब्द निकलते हैं, यही अल्फ़ाज़ निकलते हैं कि जी जो करारदाद है यूनाइटेड नेशन की उसके हिसाब से इसको हल होना चाहिए। तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे कि जो पाकिस्तान का ये मौक़िफ़ है, ये कहाँ तक ये दुरुस्त है और असल में इसकी हकीकत क्या है? देखिए, आपका मौक़िफ़ तो दुरुस्त है, लेकिन जो ये दावा करते हैं कि यूनाइटेड नेशन की जो करारदादें हैं उसके हिसाब से सॉल्यूशन होना चाहिए, वो कम से कम पढ़ तो लें एक बार उसको। भाई, पहला उसमें 3 स्टेज है। पहला स्टेज क्या है कि पाकिस्तान अपनी फौज निकालेगा। दूसरा स्टेज क्या है कि इंडिया अपनी फौज कम करेगा, बट निकालेगा पूरी तरह नहीं, ये इंश्योर करेगा कि उस जगह की हिफाजत हो। तीसरा स्टेज ये है, उसके बाद उनको अधिकार दिया जाएगा। तो ये जिस समय ये रेजोल्यूशन पास हुआ था उस समय के लिए ही वैलिड होगा, क्योंकि उस समय जो कंडीशन होगी वही तो कंडीशन आप दोबारा लाएंगे तभी तो होगा। तो क्या आप वो कंडीशन दोबारा ला सकते हैं? पहला तो सवाल ये है। दूसरा, भाई आपको अपने पाकिस्तान की फौज से पूछना चाहिए कि आप क्यों नहीं खाली कर रहे हैं। पहला जो स्टेप वही बनता है, आप वो खाली कर दें, अगला स्टेप तो तभी होगा। तो आप ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। और जहां तक पाकिस्तान का जो मौकिफ है, आपने जब यूएन रेजोल्यूशन पास हुए थे उसके पहले एक यूएन की कमेटी आई थी जिसने पूरी स्थिति का जायजा लिया था। पाकिस्तान और इंडिया आई थी, उसमें पाकिस्तान ने खुद एक्सेप्ट किया है। उसकी रिपोर्ट मौजूद है, यूएन में जाके आप देख सकते हैं कि हम एग्रेसर हैं। आपने खुद माना है, ये वो उसकी फाइंडिंग थी, ये फैक्ट फाइंडिंग मिशन की, कि आप एग्रेसर हैं। तो जब आप खुद ही एग्रेसर साबित हो चुके हैं तो ये इंडिया आपने तो यहाँ पहले डिफेंड करने की सिचुएशन। यस सर। तो इसकी असल में ये जो खित्ता है कश्मीर का खित्ता, इसका कोई तारीखी बैकग्राउंड हमें बताइएगा कि ये अ, असल में मलकियत किसकी थी और ये सारी जो कहानी है इसका थोड़ा-सा हमें बैकग्राउंड बताइएगा। ओके सर, देखिए कश्मीर का जो सबसे पहले जिक्र आता है वो नीलमत पुराण में आता है। कश्मीर शब्द बेसिकली एक संस्कृत शब्द है जिसका मतलब होता है कश्यप ऋषि की धरती। अब जब आप पढ़ोगे हिंदू संस्कृति में, हिंदू शास्त्रों को, तो उसमें जो सरस्वती माता है, जिनको ज्ञान की देवी बोला जाता है, उनका जो निवास स्थान है, जहाँ वो रहती हैं, वो कश्मीर है। इसीलिए कश्मीर में शारदा पीठ था। तो पता नहीं है कि नहीं है। तो वहां पे उनका घर माना जाता है। जो लोग बनारस में पढ़ते थे वो आगे पढ़ने के लिए कश्मीर जाते थे पुराने जमाने में। बहुत पहले की मैं बात कर रहा हूँ, जब ईसा के भी पैदा होने के पहले की बात है। और जो कश्मीर का पहला राजा जो हमें नोन है, जिसकी हमें जानकारी मिलती है, उसको अर्जुन का वंशज माना जाता था। अर्जुन का जिक्र आता है महाभारत में, वह उनका वंशज माना जाता है। तो कश्मीर में जो वहां से हिंदुइज्म चला आ रहा है, और कश्मीर में शायद जो पहले आपके
मैं आपको एक स्लाइड शेयर कर देता हूँ ताकि लोगों को पता चल जाए जो मैं बोल रहा हूँ उसके पीछे के सबूत क्या है। मैं वो आपको शेयर कर देता हूँ, आपको भी दिख जाएगा तो वो कंटेंट। तो आपको ये दिख रहा है सर? जी दिख रहा है। थोड़ा सा पढ़ के बता देंगे? हाँ, मैं पढ़ के बता देता हूँ। तो ये वही नीलमत पुराण का जो टेक्स्ट है जहाँ पे कश्मीर के बारे में लिखा हुआ है कि कश्मीर कहाँ एग्जिस्ट करता है, कश्मीरी कौन है, ये वो टेक्स्ट का जिक्र है इसमें। इसके बाद कश्मीर में जो मेन फिलोसोफर हैं वो अभिनव गुप्त हैं, जिनका एग्जिस्टेंस 950 सी से 1000 सी यानी कॉमन इरा ईसा के बर्थ के बाद माना जाता है। कश्मीर के जो मेन शासक हैं, एक कनिष्क है, तो कश्मीर बौद्ध धर्म का भी बहुत प्रमुख स्थल रहा है। और कुमार जीव हैं, ये बौद्ध धर्म के स्थल माने जाते हैं। कुमार जीव का काफी नाम है बौद्ध धर्म में। और जो कश्मीर की हिस्ट्री है उसमें ये कश्मीर का बेसिकली ये स्तूप है जो बारामूला के पास था, आजकल तो पता नहीं उसमें डिगिंग है कि नहीं है। कश्मीर में महायान बुद्धिज्म की सभाएं भी हुई हैं। ये कश्मीर में मार्तंड सूर्य मंदिर था जो बहुत साल पहले तोड़ दिया गया है। ये थर्ड रूलर ऑफ काराकोटा डायनेस्टी के ललितादित्य मुखादित्यपति का था। जो मुस्लिम रूल आया है कश्मीर में वो आया है समवेयर अराउंड रिंचैन के जमाने में, मतलब 1301 में, अच्छा 1320 के आसपास आया है। 1301 में सहदेव थे, उनके जनरल थे, उन्होंने जब ऑक्यूपाई कर लिया तो रिंचैन जो लद्दाखी प्रिंस था वो आया और उसने कश्मीर की रानी से शादी की जो रामचंद्र की डॉटर थी, बच्ची थी। और वो उसने इस्लाम में कन्वर्जन किया था और अपना नाम सुल्तान सबरुद्दीन रखा। तो ये कश्मीर के पहले राजा थे, लेकिन इनके राजा बनने के बाद भी बहुत साल तक कश्मीर में जो सत्ता रही थी वो हिंदुओं के ही पास रही। कश्मीर में राजा के अलावा बाकी कोई हिंदुइज्म, बाकी कहीं कोई इस्लाम कोई खास था नहीं उस समय। तो ये इस तरीके। अच्छा, कश्मीर में आपको राज तरंगिणी, कश्मीर के बहुत बड़े साहित्यकार माने जाते हैं कल्हण, वो उनकी किताब है राज तरंगिणी, बड़ी फेमस किताब है, हम लोगों को पढ़ाई जाती है। वैली ऑफ कश्मीर ये बड़ी पुरानी किताब है 1895 की। इसमें आपको कश्मीर में हिंदुइज्म से रिलेटेड बहुत सारे आर्कियोलॉजिकल चीजें मिल जाएंगी, वो भी आप देख पाओगे। जो मुस्लिम रूल जहां से चालू होता है उसका जो जिक्र आता है वो इसी राज तरंगिणी में भी मिलता है। और राज तरंगिणी में जो कश्मीर का पहला मुस्लिम शासक है, जो मेन मुस्लिम शासक है शाहमीर, उसका जिक्र मिलता है शाहमीरा के नाम से। तो इस तरह कश्मीर में काफी डेवलपमेंट है। ये आपकी शेख नूरुद्दीन की दरगाह है जिसको आप चरारे शरीफ बोलते हैं। इन्हें मुकुंद ऋषि के नुन्नुम ऋषि के नाम से जाना जाता है कश्मीर में। तो जो ये मुगल जनरल थे, ऐसा नहीं था कि कश्मीर में जो आपके जो कश्मीरी मुसलमान थे वो बड़ा खुश रहते थे। कोई आपको शायद जान के आश्चर्य होगा कश्मीरी मुसलमानों के बारे में कि वो काफी खिलाफ थे जो इंडियन मुगल थे, उनके बीच में आपस में पट्टी नहीं थी उनकी। तो कश्मीर में इस हद तक उन्होंने अत्याचार किया कश्मीरी मुसलमानों पे, जो उस समय तक काफी संख्या में, मतलब 50% के आसपास होंगे मुसलमान, तो हिंदुओं के साथ ही रहते थे। इस हद तक अत्याचार किया कि उन्हें रणजीत सिंह के पास जाना पड़ा दौड़ के कि आप हमें इनसे बचाइए। अच्छा, एक सवाल मेरे ज़हन में आ गया आपकी बात के दौरान कि आपने बोला कि 1301 में जब वो राजा मुसलमान हुए तो उस वक्त कश्मीर के अंदर मुसलमान बिल्कुल भी नहीं थे। तो इनकी फिर तादाद में इजाफा कैसे हुआ कि बाकी खित्ते से लोग इधर माइग्रेट किया इन्होंने, या वहाँ के लोगों ने इस्लाम कबूल करना शुरू किया? ये थोड़ा सा बताएंगे। देखिए, माइग्रेशन बहुत कम हुआ है कश्मीर में। माइग्रेशन इनिशियली बहुत कम हुआ, अब भी बहुत कम है। जो मेन जो चीज थी वो थी कि लोग कन्वर्ट हुए। देखिए, कभी भी जो रिलीजन होता है, पुराने जमाने में कैसे होता था कि राजा कन्वर्ट होता था पहले, प्रजा जी धीरे धीरे बिल्कुल। कन्वर्ट होती थी। ठीक है, ये पुराने जमाने में सब जगह होता था। ऐसे ही इस्लाम भी आया है, आप शुरू में रूलर कन्वर्ट हुआ, फिर धीरे लोगों से ऊपर कम गया है, ऊपर से नीचे ज्यादा आता है रिलीजन। ये हर रिलीजन में होता है, ये क्रिश्चियनिटी में भी। तो हुआ क्या है, कश्मीर में लोग धीरे धीरे कन्वर्ट हुए, बहुत स्लो प्रोसेस रहा है इनिशियली, क्योंकि कोई जरूरत नहीं थी पर से। राजा मुसलमान था, वो अपने काम करता था और हिंदू प्रजा अपने काम करती थी। कोई मतलब कोई झगड़ा तो था नहीं उनके बीच में, कोई खास लेना देना भी नहीं था। वो बस राजा था, उसका एक अपना रिलीजन था, वो मानते थे।
तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। धीरे धीरे जब शुरू में सूफी लोग भी आए तो उससे थोड़ा सा ज्यादा कन्वर्जन बढ़ा, और हिंदुओं में जो जाति प्रथा थी उसका थोड़ा सा योगदान रहा है कन्वर्जन में, लेकिन उतना नहीं है जितना लोग बात करते हैं, क्योंकि उसके कोई सबूत कोई उतने बड़े मिलते नहीं है हमें। जैसे आप देखेंगे पाकिस्तान में बहुत सारे मुस्लिम मुसलमानों की जाति प्रथा की वजह से बहुत बड़ी मात्रा में कन्वर्जन हुआ, नहीं, इसके कोई डायरेक्ट एविडेंस मौजूद नहीं है, कहीं भी नहीं है हिंदुस्तान में। तो उस तरीके से धीरे धीरे कन्वर्जन हुआ है, जो इधर एक्सिलरेट हो गया आपके जब ये मुगल आक्रांता है उसके बाद से ये एक्सिलरेट हुआ है, और वो एक्सिलरेशन कई रीजन से रहा है। उसके लिए ये कहना है कि वो सिर्फ बड़े प्यार मोहब्बत से हुआ था और हमने भगड़े पाए थे, तो वो हुआ नहीं, उसके पीछे बहुत सारे रीजन। तो जो 1947 से पहले की जो पोजीशन थी उस वक्त कश्मीर के क्या हालात थे, वहां पर किसकी हुकूमत थी, कश्मीर किसके पास था, और ये थोड़ा इस पर भी रोशनी डालिएगा। देखिए कश्मीर बाकायदे जब राजा रणजीत सिंह की सल्तनत टूटी है और वो उनकी सल्तनत हारी है इनसे ब्रिटिशर्स से, तो कश्मीर उस समय राजा रणजीत सिंह का हिस्सा था सल्तनत का, मोस्ट ऑफ द कश्मीर। और उस जमाने में कुछ समझौता हुआ उनके और ब्रिटिशर्स के बीच में, जिसकी वजह से हुआ क्या है कि उनको कुछ, जैसे जंग में आप हारते तो पैसे देते थे मुआवजा, तो वो हारे तो उन्होंने मुआवजा दिया, कश्मीर का कुछ हिस्सा नहीं दे पाए, तो वो कश्मीर का कुछ हिस्सा डायरेक्ट ब्रिटिश रूल में चला गया, कुछ उनके कुछ सिपाही सालार वगैरह थे उन्होंने पैसा दे दिया, तो उनके तो गुलाब राय कोई थे उनके अंडर में गया, फिर उनसे वो जो वर्तमान राजा जिनको आप बोलते हैं राजा हरि सिंह थे शायद 1947 में, उनके पास आया। तो वो डोगरा राजा थे, वो बाकायदे वो कश्मीरी पंडित नहीं थे, उनको कश्मीरी पंडित नहीं ट्रीट किया जा सकता है, क्योंकि उनकी और जवाहरलाल नेहरू की पटती नहीं थी। आपको जान के आश्चर्य होगा कि जब जवाहरलाल नेहरू ने 1947 में घुसने की कोशिश की कश्मीर में, तो उन्होंने पकड़वा के जवाहरलाल नेहरू को थप्पड़ लगवाए थे, क्योंकि उस समय अंग्रेज भी कश्मीर में नहीं जा सकते थे। जो समझौता था उनके और अंग्रेजों के बीच में वो ये था कि कश्मीर एज ए सैटेलाइट स्टेट काम करता था अंग्रेजों के, तो करेंसी अंग्रेजों की थी, डाकघर शायद अंग्रेजों के थे, और झंडा कश्मीर के झंडे के नीचे लगता था। एक्चुअली जब 1947 बटा तो स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट साइन हुआ था उनका इंडिया से, पाकिस्तान से शुरू में नहीं हुआ, तो वो कभी भी इंडिया में शामिल नहीं होना चाहते थे। आपको जान के बड़ा लगेगा कि हरि सिंह, क्योंकि एक तो उनकी नेहरू से नहीं पटती थी, और दूसरा इंडिया सोशलिस्ट स्टेट बनना चाहता था। सोशलिस्ट स्टेट में तो राजा हो नहीं सकता है, आपको जो पब्लिक कहेगी वही करना है, तो कोई भी राजा तो नहीं बनना चाहता था इंडिया का हिस्सा। वो जवाहरलाल नेहरू नहीं करवा पाते, तो सरदार पटेल ने सबको पकड़ पकड़ के कहा कि तुम या तो प्यार से आ जाओ, नहीं तो हम तुमको दूसरे तरीके से ले आएंगे। तो कुछ तो प्यार से आ गए, कुछ को समझा दिया, कुछ को कैसे कर लिया, कश्मीर वाले नहीं मान रहे थे। लेकिन कश्मीर ये पाकिस्तान से बात कर रहा था, जो राजा हरि सिंह थे, जिन पे ये आरोप लगता है कि वो हिंदुओं के बहुत बड़े फेवर थे, तो उन पे वो इसलिए बात कर रहे थे, वो पाकिस्तान से बात कर रहे थे। और जिस शर्त पे मोहम्मद अली जिन्ना ने बलूचिस्तान का विलय कराया था पाकिस्तान पे, उसी शर्त पे कश्मीर का भी चाह रहे थे। वो कह रहे थे हमारी रियासत बनी रहने दो, हम आपका झंडा अपना लेंगे जैसे अंग्रेजों का था, और हम आपकी वो करेंसी अपना लेंगे, आप और कश्मीर को जब जरूरत पड़ेगी तब हम पाकिस्तान की फौज बुलाएंगे, नहीं तो आप अपना रहिए, हम अपना रहिए, हम आपका झंडा वंडा लगा लेंगे। तो ये उनका बेसिक समझौता था। लेकिन हुआ क्या उस जमाने में कि कश्मीर जो आपके फौज के, जो पाकिस्तानी फौज के एक बहुत बड़े जनरल, मैं आपको पीपीटी भेज दूंगा जो दिखा रहा हूँ, उसमें उनका नाम है, वो पहले अफगानिस्तान बॉर्डर पे थे, वो एक्चुअली अंग्रेजों के बड़े वफादार थे। लेकिन जब इंडिया बना और पाकिस्तान बना, तो अचानक से उनको इस्लाम याद आ गया एक दिन, और उन्होंने कहा कि ठीक है आज से मैं मुसलमान हो गया हूँ। और उन्होंने फिर वहां जाके अफगानियों से कहा देखो ऐसा है कि हुआ क्या कि उनके ऊपर एक कश्मीरी बिठा दिया गया, खैबर पख्तूनख्वा। तो उन्हें तो पसंद नहीं आया कि भाई दूसरा आदमी कोई नहीं पसंद करता, आप सिंधियों पे लाके पंजाबी बिठाएंगे नहीं पसंद करेंगे। तो वही वहां भी हुआ, बोला यार ये कश्मीरी बैठा दिया। तो उन्होंने कहा कि देखो ऐसा है, कश्मीर में बहुत सुंदर लड़कियां होती हैं, कश्मीर में बहुत सारा माल है, तुम जाके उसको जाके इन्हें सबक सिखाओ। तो वो भाई साहब लेके गए। इसकी बाकायदे रिकॉर्डिंग मौजूद है, इसके बाकायदे आपके जो ट्रक गए हैं कश्मीर में उसकी फोटो मौजूद है, और वो एक अमेरिकन पत्र है, उस जमाने में अमेरिका तो और ब्रिटेन तो कश्मीर बनाया ही उन्होंने था, उसकी फोटोएं मौजूद है, यूएन में दिखाई गई है वो उस जमाने में जब फैक्ट फाइंडिंग मिशन आया था। तो इस वजह से साबित हुआ कि तो उन्होंने अचानक से इस्लाम, तो वहां पे जो पहुंचे हैं कबायली, उन्होंने किसी को नहीं छोड़ा। एक कश्मीर के बहुत मशहूर आपके
मौलाना है, मैं उनका नाम भूल गया, उनकी डायरी का जिक्र था। बारामूला में एक नन, पूरा एक मिशनरी स्कूल था, उसमें ननें थी, उनका बलात्कार किया गया। आज भी उन ननों का जो है सबूत मौजूद है। बारामूला में मतलब कितनी नन्हें थी, उसमें शायद 12-13 नन्हें थी, उनको मार दिया गया। उसमें एक लड़का था जो जब उसने देखा कि ये हमको आजाद कराने नहीं आए, इस्लाम के नाम पे तो लूट रहे हैं और ये तो हिंदू मुसलमान, उस जमाने में जो कश्मीर में मस्जिदें थी उनकी फरसें उखाड़ दी गई क्योंकि उसमें से माल मिलना था जो उन्हें बताया गया वो मिला नहीं। लड़कियां, कश्मीर की बीबीसी में एक डॉक्यूमेंट्री आई थी, एक कश्मीर की मुसलमान औरत को ले जाके बेचा था अफगानिस्तान में। तो भाई कौन सा इस्लाम लगाने आए थे पता नहीं, लेकिन आए थे कुछ करने। तो बाद में एक लड़का था कश्मीर में, उसको उन्होंने सलीब पे टांगा था क्योंकि उस लड़के ने क्या किया, इन्हें गलत खबर दी। और ये इतना ज्यादा लूट घसोट में इन्वॉल्व थे कि ये कश्मीर में रुक गए थे, इतना लूट घसोट रहे थे, ये बारामूला में रुक गए थे। जब इंडियन फौज उतरी है श्रीनगर में, कुछ नहीं था श्रीनगर में, ये चाहते बड़े आराम से श्रीनगर पहुंच जाते, 3 दिन थे इनके पास, लेकिन ये लूट घसोट से फुर्सत मिलती तो पहुंचते। तो यानी ये इस कश्मीर तरह मजबूरी में, फिर राजा हरि सिंह ने मोहम्मद अली जिन्ना को लेटर लिखा कि आपके हमारे के बीच में समझौता हुआ है, आप ये क्या कर रहे हैं। वो लेटर पहुंचा ही नहीं मोहम्मद अली जिन्ना तक। 3 बार उन्होंने आदमी भेजा, पहुंचा ही नहीं मोहम्मद अली जिन्ना तक। पता नहीं मोहम्मद अली जिन्ना को पता था या नहीं था, लेकिन उनके पास आदमी नहीं पहुंचा। ये रिटन फैक्ट है, ये प्रूव्ड फैक्ट है। मजबूरी में उसी हरि सिंह को इंडिया के पास आना पड़ा और ये कहना पड़ा कि आप हमें बचाइए। तो इंडिया ने ये कहा हमारे आपके बीच में कोई भी रिटन डॉक्यूमेंट साइन मौजूद नहीं है, तो हम नहीं कर सकते, क्योंकि हम अगर फौज भेजेंगे तो फिर वो दूसरे स्टेट में इंट्रूजन हो जाएगा, तो आपको साइन करना पड़ेगा। तो उन्होंने वही समझौते पे साइन की जिससे बाकी स्टेट ने साइन किए थे, और वही फोटो आपको दिखाई जाती है। तो हरि सिंह को तो आपने मजबूर किया इंडिया के साथ आने के लिए, वो तो कभी नहीं जाते थे। तो ये आप ये समझ रहे हैं कि ये सारा कुछ पाकिस्तान की अपनी सॉरी लाइट चली गई आप। हाँ, जी जी हाँ जी। तो ये समझ रहे हैं कि आप पाकिस्तान की अपनी ये नाअहली की वजह से हुआ। अगर ये उस वक्त पूरे कश्मीर पे कब्जा करना चाहते तो कर सकते थे, या हरि सिंह को बड़े आसानी एतमाद में से, लेके। बड़े आसानी से, देयर वाज नो इश्यूज एट ऑल, कोई भी प्रॉब्लम नहीं। ये जितने लॉजिक आपको दिए जाते हैं कि कश्मीर में मुसलमान थे, तो भाई अगर मुसलमानों वाली बात थी तो आपने जूनागढ़ का सेशन क्यों एक्सेप्ट किया। आप ये देखिए, मोहम्मद अली जिन्ना का जो कॉन्सेप्ट था उस पर डिस्कशन किया था। मोहम्मद अली जिन्ना वॉज ए पॉलिटिशियन एंड ए वेरी गुड लॉयर। मैं उन्हें एज ए ह्यूमन बीइंग चाहे मॉरल देखता हूं ना देखता हूं, लेकिन एज ए लॉयर बहुत बढ़िया आदमी थे। तो उनको अब लॉयर क्या होता है, जहां मैं जीतूंगा वो बात सही है। तो वो ये कहते थे, कहीं तो ये कहते थे कि जहां राजा साइन कर देगा। तो बहुत जगह ये था कि हिंदू प्रजा थी और राजा जो है मुसलमान था, जैसे हैदराबाद है, जूनागढ़ है। तो बोले साहब वो हम एक्सेप्ट कर लेंगे। तो फिर कांग्रेस ने कहा एक चीज पे रहो, या तो आप राजा वाला ही मान लो या आप प्रजा वाला मान लो, कि जहां हिंदू जाता वो हिंदू हो गया, जहां मुस्लिम जाता वो मुस्लिम हो गया। तो बोले साहब कि जब आपने जूनागढ़ एक्सेप्ट कर लिया तो फिर आप किस मुंह से ये कह रहे हैं कि मुसलमान ज्यादा है। भाई जूनागढ़ में तो हिंदू ज्यादा थे। एज ए लॉयर मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ, एज ए लॉयर, एज ए प्रोफेशनल लॉयर जो है। तो मोहम्मद अली जिन्ना ने ये कहा कि तब झगड़ा कहाँ हुआ, जूनागढ़ से शुरू हुआ। तो हिंदुस्तान ने क्या किया, जूनागढ़ में चूंकि नवाब था वो छोड़ के भाग गया। और वो साहब भागे भी तो भागे, यार तुम इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हो इस्लाम की, अपनी रानियों को तो साथ लेके जाते, मतलब तुम अपनी बेगमें छोड़ के भाग गए। क्या कैरेक्टर है आपका, आप इतने बड़े नवाब हैं, कम से कम कुछ तो इज्जत रखिए अपनी। फाइनली ये हुआ कि जूनागढ़ में जब नवाब भाग गए तो उसको प्लेबिसाइड करा के शामिल कर लिया गया इंडिया में। इसी बात की बात उस समय जब शुरू में हुई थी, तो मोहम्मद अली जिन्ना प्लेबिसाइड का अपोज कर रहे थे कश्मीर में, नेहरू सपोर्ट कर रहे थे। बाद में उल्टा हो गया 1952 तक। 1952 से ये उल्टा हो गया, पाकिस्तान कहने लगा कि नहीं साहब आप प्लेबिसाइड करा लें, और इंडिया कहने लगा नहीं जी हम नहीं कराते प्लेबिसाइड। तो ये प्योर पॉलिटिक्स है। कश्मीर में पहले मोहम्मद अली जिन्ना का भी कोई इंटरेस्ट नहीं था। अच्छा, आपने रियासत जो जूनागढ़ की बात की, तो जूनागढ़ तो उसका प्रॉब्लम क्या था? इंडिया ने वहां पर जाकर कब्जा किया था, या क्या? हमें तो यही बताया जाता है कि इंडिया के जो उन्होंने भी पाकिस्तान को बोला था कि जी मैं आपके साथ शामिल होना चाहता हूँ, और इंडिया की फौज वहां पर दाखिल होगी, उस पर कब्जा कर लिया। इसी तरीके से हमें कश्मीर का भी बताया जाता है कि वो भी पाकिस्तान के साथ शामिल होना चाहते थे।
तो आप समझते हैं कि ये एक जैसा केस है कश्मीर का और जूनागढ़ का? जूनागढ़ के अंदर भी सेम वैसा ही हुआ जैसे कश्मीर के अंदर हुआ? दूसरा कौन सा स्टेट बोला सर आपने? रियासत जूनागढ़, जो जूनागढ़, हाँ, जूनागढ़ तो ठीक है, दूसरा और कौन सा? कश्मीर का, और उसको आप अलग-अलग देखते हैं दोनों हाँ, चीज़ों को? जूनागढ़ और कश्मीर का एक्चुअली जो लॉजिक है वो सेम दे रहे थे। अरे यार, जूनागढ़ और कश्मीर का जो आप लॉजिक दे रहे थे, वो सेम दे रहे थे। क्योंकि मोहम्मद अली जिन्ना ने ये कहा, जब बात शामिल होने की है कि वहाँ जहाँ जो ज़्यादा है, वो रियासत उसमें जाएगी। तो फिर मोहम्मद अली जिन्ना को ये भी नहीं कहना था कि भाई जो है जहाँ राजा साइन कर दे, दोनों चीज़ें नहीं हो सकती एक साथ। आप एक कोई चीज़ फॉलो करते हैं। जब ये चीज़ लास्ट तक सॉल्व नहीं हो पाई, तो आखिरी में इसमें छीना-झपटी ही होनी थी, क्योंकि आप कोई मुद्दा तो सॉल्व कर नहीं पाए। ना तो कांग्रेस कर पाई, ना मोहम्मद अली जिन्ना कर, क्योंकि दोनों अपना फायदा देख रहे थे। नेहरू अपना देख रहे थे और मोहम्मद अली जिन्ना अपना। एक्चुअली ये बंटवारा पूरा नेहरू और मोहम्मद अली जिन्ना की पर्सनल चीज है, इसका कोई लेना देना नहीं था किसी, ये सब कहानी है, बाद में बनाई गई है। तो मोहम्मद अली जिन्ना ने जब जूनागढ़ का सेशन एक्सेप्ट किया, तो उन्होंने ये लॉजिक वहां पे जो है नवाब ने साइन कर दिया। तो कांग्रेस की तरफ से ये जवाब आया कि यार पहले तो तुम कह रहे थे भाई कि वहां पे हिंदू प्रजा है, तो जब आपने जूनागढ़ का एक्सेशन एक्सेप्ट ही क्यों किया? आप एक्सेप्ट ना करते, हम मना करते थे जूनागढ़ को। आपने म्यांमार में भी तो मना किया था रोहिंग्याओं को। आपको शायद पता नहीं होगा, रोहिंग्याओं ने लेटर लिख के भेजा था मोहम्मद अली जिन्ना को कि आप म्यांमार आइए और उसको पाकिस्तान में शामिल कीजिए, म्यांमार के कुछ हिस्से को, अरकाइन प्रांत को। तो जूनागढ़ का इसी वजह से एक्चुअली म्यांमार में बवाल हुआ है। वो बहुत पुराना किस्सा है, वो अभी का नहीं है, बहुत पुराना किस्सा है। म्यांमार का पूरा अलग ही किस्सा है। जो ये बंटवारा हुआ पाकिस्तान का और इंडिया का, ये आपस में बैठ के इनकी रजामंदी से नहीं हुआ? दोनों स्टेट पाकिस्तान और इंडिया की रजामंदी से नहीं हुआ? ये बाद में मसाइल क्यों पैदा हुए, जो रियासतों के मसाइल थे या कि? सर वो क्योंकि बाद में मसाइल बनाए गए, जो लोग बेच रहे थे पाकिस्तान, उन्होंने जो गरीब 97% मुसलमानों ने वोट दिया था हिंदुस्तान के पाकिस्तान जाने के लिए। लेकिन जब बाद में आप, एक बहुत मशहूर हमारे यहाँ एक राइटर है, उन्होंने नीम का पेड़ नाम का एक एपिसोड लिखा हुआ है, उसमें एक आम मुसलमान की कैफियत बताई गई। उसको तो इस्लाम के नाम पे पाकिस्तान बेचा गया, उसने वोट तो दे दिया, जब उसको पता चला कि उसका गांव साहब शामिल नहीं होगा पाकिस्तान में, तो उसने कहा भाड़ में जाए पाकिस्तान। यार मैं तो ये सोचा था मेरा गांव शामिल होगा पाकिस्तान में, क्योंकि उसको तो हमेशा यही ख्वाब दिखाया गया कि एक दिन इस्लामिक रियासत आएगी और तुम सारा सब कुछ सही हो जाएगा। जब उसको ये पता चला कि भाई साउथ इंडिया में कहां से बनेगा पाकिस्तान, साउथ इंडिया में तो उर्दू तो छोड़िए, वो हिंदी भी नहीं बोलते ढंग से। तो ये कहानी बेची गई। मोहम्मद अली जिन्ना ने हर वो समझौता किया पाकिस्तान बनाने के लिए, जो किसी देश को एग्जिस्टेंस में लाने के लिए जरूरी था। एज ए पॉलिटिशियन वो जरूरी है, लेकिन उससे देश चलता नहीं है, बन जाता है, चलेगा नहीं। इसीलिए आप देखिए पाकिस्तान को चलने में दिक्कत हो रही है, क्योंकि आपने समझौते ही ऐसे किए बनाते हुए, ऐसी बातें रखी जो प्रैक्टिकली वायबल नहीं है। आपने ये जैसे पाकिस्तान एज ए टू नेशन थ्योरी की, हिंदू मुस्लिम अलग अलग थे, भाई साहब मुसलमान कहीं आसमान से आए क्या हिंदुस्तान में? वो पहले हिंदू ही थे सब, बाद में कन्वर्ट हुए। आप आरएसएस की वेबसाइट पे जाइए, आरएसएस दिस इज हाउ दे डिफाइन हिंदूज। वो कहते हैं कि जो अपने आप, जो ये मानता है कि मैं हिंदू, मेरे माँ बाप हिंदू थे और इस देश के कल्चर को एक्सेप्ट करता है, रिलीजन को नहीं, वो हिंदू है। दिस इज हाउ दे डिफाइन। वो ये नहीं, इसीलिए जब आरएसएस के आप कभी जाइए किसी संघ कोई प्रोग्राम में, तो उनके यहाँ भारत माता की फोटो बड़ी लगी होती है और हिंदू देवी देवताओं की फोटो छोटी लगी होती है, क्योंकि मुल्क ऊपर माना जाता है। हिंदुइज्म में एक्चुअली मुल्क को ऊपर माना जाता है, मुल्क से दगा की कोई माफी नहीं होती है। तो सर ये कश्मीर का फिर आप क्या देख रहे हैं कि जो किसका स्टैंड सही है? यानी इंडिया जब दाखिल हुआ तो वो तो कह रहे हैं कि हर किसी के साथ एग्रीमेंट करके वो दाखिल हुआ वहाँ पर। तो पाकिस्तान जो हमको बताता है, यहाँ पर हमारे जो एस्टेब्लिशमेंट है या हमारा मीडिया, वो तो हमें यही बताता है कि इंडिया ने कब्जा किया हुआ कश्मीर पर। तो अगर आप कहेंगे नहीं कि वो हमने जो एग्रीमेंट किया हरी सिंह के साथ, हम कहेंगे नहीं कि आपने कब्जा किया, तो ये कैसे मसला हल कैसे होगा? देखिए अगर भाई पाकिस्तान सही कह रहा है तो आईसीजे में चले जाए, साबित कर दें जाके हमने कब्जा किया है, क्या दिक्कत? 5 मिनट लगना है, साबित कर दें आप। साबित तो आप नहीं कर सकते,
क्योंकि जो कानूनी लड़ाई होती है सर, वो कानूनी तरीके से ही लड़ी जाएगी, वो इमोशन से नहीं लड़ी जाती। आप कितना भी मतलब इमोशनल हो जाए, इमोशन से कानूनी दस्तावेज या कानूनी लड़ाइयां ना जीती जाती हैं, ना ही लड़ी जाती। तो जब हरि सिंह ने साइन कर दिया, और बेसिकली आपने ही मजबूर किया उन्हें, हाँ मतलब नाअहली कहिए या कुछ भी कहिए, आपकी अदूरदर्शिता कहिए, देख नहीं पाए, जो भी था, आपने मजबूर कर दिया, उन्होंने साइन कर दिए। वो पर्सनली वो नेहरू को पसंद नहीं करते थे, ना नेहरू उन्हें पसंद करते थे। तो जब हो गया साइन तो हो गया, अब तो वो सिग्नेचर है, वो समझौता है तो हो गया, उसमें कुछ किया नहीं जा सकता है। हाँ, आज के अगर आप आज के उसमें बात करें, तो मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, द सोल्यूशन इज ओनली कि पाकिस्तान अपना कश्मीर रख ले, इंडिया अपना रख ले, इसके अलावा कुछ होने वाला नहीं है। ये मतलब सही सोल्यूशन है, प्रैक्टिकल सोल्यूशन है, इसमें कोई लड़ाई झगड़ा करके कुछ मिलना नहीं है वैसे भी। चलिए इस पे एक और हम प्रोग्राम करेंगे कश्मीर के सोल्यूशन पे। आप मुझे ये बताएं कि जो अगर आप ये समझते हैं कि हरि सिंह ने आपको वो लिख के दे दिया डॉक्यूमेंट के जी कश्मीर आपका है, तो जो पाकिस्तान के पास कश्मीर था, आपने उसको कभी हासिल करने की कोशिश क्यों नहीं किया? की ना, देखिए, जब एक चीज पे यूएन की करारदाद मौजूद है और जिसमें आप एग्रेसर साबित होंगे, तभी तो पहला रूल है कि आप निकालेंगे फौज। तो हम जंग क्यों करें? 4 जंगें हुई, उसमें कौन सी हिंदुस्तान ने शुरू की? कोई नहीं शुरू की। आपके बहुत मशहूर कोई एयर चीफ मार्शल है शायद असगर खान, या उनका बाकायदा इंटरव्यू पड़ा हुआ है। तो कोई मतलब नहीं है उस जंग को करने का। आपको मैं सच्चाई बताऊं, ना तो नेहरू इंटरेस्टेड थे और ना ही जिन्ना इंटरेस्टेड थे कश्मीर में, क्योंकि कश्मीर की इकोनॉमिक वैल्यू 0 है। ये सच्चाई, ये कड़वी सच्चाई है, ये तल्ख है, हकीकत है। कश्मीर में ना तो आप कुछ पैदा कर सकते हैं। फिर ये लोग क्यों इंटरेस्टेड हो गए अचानक से? ये कश्मीर से 5 नदियां निकलती हैं, जो हिंदुस्तान को भी पानी देती हैं और पाकिस्तान को भी पानी देती हैं। ये झगड़ा पानी का है। उन्हें कश्मीरियों में ना दिलचस्पी थी, ना किसी और चीज में दिलचस्पी थी। ये झगड़ा पानी का है, इसलिए ये पॉलिटिक्स। ये हम जो कह रहे हैं कश्मीर पाकिस्तान की शार आ गया, वो चीज गलत है, यानी पानी हमारी शार आ गया, आप ये कहना चाहते हैं? हमेशा से पानी तो सभी की शार आ गया सर। पानी नहीं रहेगा तो क्या रहेगा? एक्चुअली आप पढ़िए, मोहम्मद अली जिन्ना वाज नॉट इंटरेस्टेड इनिशियली, तभी तो वो जवाब नहीं दे रहे हैं। वो हरी सिंह अपनी सल्तनत बचाने में लगे हुए थे, मैं राजा बना रहा हूँ। और इंडिया को पहले दिलचस्प रहा है, वो पहाड़ है, वहां क्या करने जाना है। बाद में एक सचिव थे जो नेहरू के, बहुत नाम मैं भूल गया उनका, नाम मैंने लिखा हुआ अपनी पीपी, उन्होंने जाके नेहरू को समझाया, अरे वहां पानी है यार, 5 नदियां हैं, वो पंजाब से होके जाती हैं, वो जरूरी है। आपको ओरिजिन चाहिए, सोर्स चाहिए। तो कश्मीरियों से तो किसी को कोई लेना देना नहीं था। अगर कश्मीरी कल को कहते हैं जी हमने अपनी एक अलग स्टेट बनानी है, तो फिर उस वक्त इंडिया का क्या फैसला होगा? आप क्या समझते हैं? देखिए, ये एक नॉन प्रैक्टिकल हाइपोथेसिस है जिसका कुछ हो नहीं सकता है। असली बात यही है। अब ये देखिए, जब आप 2 लोगों के बीच में फंस गए हैं जो पर्याप्त ताकत रखते हैं, इंडिया पाकिस्तान लड़ के कोई मुद्दा नहीं सॉल्व हो सकता। चाहे पाकिस्तान डेवलप हो चाहे ना हो, चाहे कितना भी कमजोर हो जाए, लड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि परमाणु युद्ध संभव नहीं है। जो लोग ये बातें करते हैं ना, आपके शेख रशीद, उन्हें पता भी नहीं है कि परमाणु बम होता क्या है। दे डोंट इवन अंडरस्टैंड कि परमाणु बम क्या होता है। जो परमाणु बम में मर जाते हैं उनको बड़ी अच्छी मौत मिलती है, और जो बच जाते हैं वो मौत की भीख मांगते हैं, क्योंकि वो अच्छी मौत नहीं है जो आपको मिलेगी। तो वो संभव नहीं है। और प्रैक्टिकली अब सिर्फ इतना ही संभव है कि आप अपना रख ले, हम अपना रख ले। अब इससे ज्यादा कोई प्रैक्टिकल सोल्यूशन पॉसिबल ही नहीं है। हाँ, अगर कोई जादू हो जाए, समहाउ कुछ हो जाए, पाकिस्तान ब्रेक हो जाए, तो शायद कुछ हो। अदरवाइज इंडिया की ना तो इंडिया इंटरेस्टेड है इसमें। मैं टू बी वेरी प्रिसाइज, पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक कंडीशन है, इंडिया विल नेवर वांट टू कैप्चर पाकिस्तान। हमारे ऊपर इकोनॉमिक प्रेशर ज्यादा आएगा। अच्छा ये बताएं कि जो कश्मीरी पाकिस्तानी कश्मीरी है, ये कोई पाकिस्तान के अगेंस्ट जा सकते हैं? जिस तरह कश्मीर के अंदर से कुछ आवाजें उठ रही हैं पाकिस्तान के खिलाफ, वो बात कर रहे हैं, अगेंस्ट जाने का कोई मतलब नहीं है सर। नथिंग विल हैपन। सी, ऐसी छोटी मोटी आवाजें हमेशा उठती रहे। इंडिया में भी खालिस्तान की कहानी चलती रहती। इस तरीके की इतना कोई वरीड होने की जरूरत नहीं। द ओनली थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड, जो आपको समझना चाहिए कि भाई देखिए, एक मजहब का जो चूरन होता है ना, वो कुछ ही देर बिक सकता है। जब आदमी भूखा मरता है तो फिर उसको मजहब नहीं याद आता है।
क्योंकि उसको तो रोटी चाहिए, उसको अपने बच्चों का पेट भरना है, जो रो रहे हैं घर पे, उसको अपनी बीबी क्या करेगा, वो मर जाएगा तो कौन उसकी बीबी को देखेगा। दुनिया बातें अच्छी कर सकती है, दे नहीं सकती उसको खाना, तो अल्टीमेटली वो कुछ तो ढूंढेगा, तो इसलिए वो इंडिया का नाम ले रहे हैं, लेकिन आई डोंट थिंक उससे कुछ होगा। आप जानते होंगे ना, कुछ इस तरह के वहाँ पर बॉर्डर में देहात है, आधे उधर है आधे उधर है। अब वहाँ पर वो देखते हैं आटा वहाँ पर 25-30 रुपए किलो है, इधर 160 रुपए किलो है। वहाँ पर प्याज 10-15 रुपए किलो है, इधर 150 रुपए किलो है। इसी तरह वो सारी चीजों का जब कंपैरिजन करते हैं, वो देखते हैं यार पाकिस्तान के साथ अगर हम खड़े होते हैं तो हम तो इतना हमें वो चीजें सारी महंगी मिल रही, उधर वो चीजें सारी सस्ती है, तो थोड़ा सा तो वो उनके माइंड में आता है ना कि वहां पर चीजें, जो वहां पर जो लोग रह रहे हैं वो हमसे ज्यादा बेहतर जिंदगी गुजार रहे हैं, तो कुछ तो उनके माइंड में चीजें ऐसी चल रही होती है। हाँ, थोड़ा-सा असर पड़ता है इस चीज़ का, ये मैं मानता हूँ। इससे जिसको हम हिंदी में बोलते हैं असंतोष बढ़ेगा, एनार्की थोड़ी-सी सिस्टम में प्रोड्यूस होगी, उससे आपको इकोनॉमिक प्रॉब्लम होगी, ठीक है? आपकी प्रॉब्लम्स खिंच जाएँगी और उसका तरीका यही है, या तो आप अगर बिल्कुल, या तो आप कश्मीर के साथ प्रॉब्लम है, वो ऐसा हिस्सा है कि उसमें इकोनॉमिक एक्टिविटी भी नहीं हो सकती क्योंकि उसमें कुछ प्रोड्यूस नहीं कर सकते, पहाड़ है। वहाँ पे खेती करना इतना आसान नहीं, प्रोडक्टिविटी नहीं है उसकी वो। आप टूरिज़्म डेवलप करें। टूरिज्म डेवलप करने के लिए पाकिस्तान में जो फंडामेंटलिज्म है उसको कम करना पड़ेगा, क्योंकि आदमी जब आता है घूमने, तो वो घूमने आता है, वो दीन की दावत के लिए नहीं आ रहा होता है। अगर आपने उसको देना शुरू किया तो फिर वो नहीं आएगा अगली बार, क्योंकि दीन और दुनिया दो अलग अलग चीजें हैं। आपको दोनों की अपनी एक वैल्यू है, उनका एक महत्व है, आप दोनों को मिक्स करोगे तो प्रॉब्लम। वो आपको टूरिज्म डेवलप करना पड़ेगा, उसको अलग करना पड़ेगा और उसको अपनी जगह रहने दीजिए। दीन की अपनी वैल्यू है, दुनिया की अपनी वैल्यू है। दुनिया दुनिया से ही चलेगी, दीन दीन से चलेगा। अच्छा, आप ये वैसे कहेंगे कि कश्मीर जो है उससे कम से कम जो कश्मीरी लोग हैं उनके लिए वीजा फ्री एंट्री होनी चाहिए दोनों तरफ से, कि वो लोग आपस में एक दूसरे से अच्छे तरीके से, उनकी फैमिलीज भी, कुछ लोगों की उधर भी है उधर भी है, तो वो तो एक दूसरे को कम से कम बगैर वीजे के उधर उधर सफर कर सकें। ये होगा, डोंट वरी, दिस विल हैपन, बट आई डोंट नो व्हाई व्हेन इट विल हैपन। इट विल हैपन सूनर और लेटर, इट विल हैपन मे बी इन 50 इयर्स, बट इट विल हैपन, डोंट वरी अबाउट इट। ये तो होना ही, क्योंकि सूनर और लेटर जो आप ट्रेंड देख रहे हैं, जब आप रिलीजियस स्टडी और रिलीजियस ग्राफ देखेंगे, तो रिलीजियोसिटी पूरी दुनिया में कम हो रही है। सूनर और लेटर ये इम्पैक्ट एशिया में भी आएगा। द ओनली रिलीजन विच एवर सस्टेन्ड एथिज्म इज हिंदुइज्म। क्यों? क्योंकि हिंदुइज्म उसको इनगल्फ कर लेता है। एथिस्ट हिंदू, मैंने बोला ना आपको, एथिस्ट हिंदू भी होते हैं जो खुदा को नहीं मानते लेकिन हिंदू है साहब, क्योंकि वो बोलते हैं, वो हिंदू को क्या करे, बोल रहे हैं यार तो बोल रहे हैं यार, कोई कुछ कर नहीं सकता। तो वो इसलिए बच गए क्योंकि वो इनगल्फ कर लेते हैं, वो इंक्लूसिव हो जाते हैं। बाकी रिलीजन्स में रिलीजियोसिटी नीचे जा रही है। सूनर और लेटर ये इम्पैक्ट इंडिया और पाकिस्तान में आना ही आना है, हम इसको रोक नहीं पाएंगे। हम कोशिश कर सकते हैं, कोशिश भले कर ले, आप रुकेगा नहीं वो, तब ये मुद्दा अपने आप सॉल्व हो जाएगा, बहुत अपने आप शुक्रिया, सॉल्व हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच सर। बहुत ही आपसे हमने ये समझे कि हिंदी में जैसे ज्ञान कहते हैं वो हासिल किया। ये हमारे जो देखने वाले उनको भी, उनका भी माइंड थोड़ा क्लियर होगा कि असल में जो कश्मीर का मसला है क्या है। और इस पे हम अगले प्रोग्राम में देखेंगे कि इसके मजीद क्या मसाइल हैं और उनका हल क्या है। आया कि यूनाइटेड नेशन के अंदर ही जाकर इसका हल होना है, या दोनों जो कंट्री है वो टेबल टॉक के जरिए भी चीज़ों को हल कर सकते हैं। हम वैसे, हमारी दुआएं हैं, हमारी नेक ख्वाहिशात हैं, हमारी इच्छाएं हैं कि ये मामला जल्द हो, ताकि ये मेन जो हमारी ममालिक, दोनों ममालिक के दरमियान जो वजह है लड़ाई की, वो ये कश्मीर ही है। अगर ये मसला हल होता है तो मेरे ख्याल में हमारे ताल्लुकात बहुत ज़्यादा बेहतर हो सकते हैं। तो इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा आपसे। आप अपना सब ख्याल रखिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अपना जरूर बहुत सर, ख्याल जरूर रखिएगा। सर। नमस्कार सर, नमस्कार।